गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आप लोगों को पता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी की क्लास के अंदर हम एयर पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ओके, लास्ट क्लास के अंदर हमने एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण क्या है इसके बारे में स्टडी किया और मुख्य जो हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओके, आज हम स्टडी कर रहे हैं द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण के मुख्य जो स्रोत हैं कि कहाँ से ये प्रदूषण निकल के आता है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, यदि हम एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज की बात करें तो दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट, आउटडोर पॉल्यूशन सोर्सेज एंड इंडोर पॉल्यूशन सोर्सेज। सबसे पहले हम आउटडोर पॉल्यूशन सोर्सेज की बात करें बच्चों, तो देखिए आउटडोर पॉल्यूशन सोर्सेज के अंदर हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे जो पावर जनरेशन है, पावर जनरेटर प्लांट्स है, उन्हें जो हमारे ऑटोमोबाइल्स जो है उनको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर और वेस्ट इंसिनरेशन, जो हमारे कृषि के जो उत्पाद होते हैं उन्हें, और जो हमारे जो वेस्ट, जो कूड़ा करकट जिनका हम दहन करते हैं, जिनको हम जलाते हैं, उसको आउटडोर पॉल्यूशन सोर्सेज के अंदर हम रख सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री एंड बिल्डिंग हीटिंग जो सिस्टम्स होते हैं वो आउटडोर पॉल्यूशन सोर्सेज की श्रेणी में आते हैं। इनके अंदर जो प्रोमिनेंट कंपोनेंट जो होता है वो स्मोक जो है इनका प्रोमिनेंट कंपोनेंट है, और स्मोक जो है वो एमिटेड होता है, किसके द्वारा निकलता है, फ्रॉम वेरियस फॉर्म ऑफ कंबशन, जो दहन है उनके द्वारा, लाइक बायोमास के दहन से, फैक्ट्रीज जो है उनसे निकलता है, ये व्हीकल से स्मोक निकलता है, एंड फर्नेसेस। ये कुछ एग्जांपल्स है जिनके द्वारा प्रोमिनेंट कंपोनेंट के रूप में जो हमारा स्मोक जो है वो एमिट आउट होता है, जो कि मुख्य प्रदूषण वायु का करता है। इसी प्रकार जो हमारे लैंडफिल्स एरियाज होते हैं, देखिए लैंडफिल्स कहाँ है, जहाँ पे हम वेस्ट को, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है या जो हमारा जो कूड़ा करकट है उसको हम डंप करते हैं। तो ऐसे जो डंप एरियाज होते हैं जहाँ पर इनको जो है वो डंप किया जाता है, बर्न किया जाता है, वहाँ से एक बहुत ही हार्मफुल गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस? दैट इज मीथेन। ओके, मीथेन जो है वो एक प्रकार का बहुत सिंप्लीफाइड हाइड्रोकार्बन है, जो कि मेनली जो है वो जो कूड़ा करकट के जलाने से या जो हमारे बायोमास के जो है वो उसके दहन से, और बेसिकली जो ये ना हमारे जो हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो बैक्टीरियल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उनके द्वारा जो है वो मीथेन गैस रिलीज होती है। ये मीथेन गैस एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है बच्चों, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ओके, एंड नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसों के साथ मिलकर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो करती है हमारी पृथ्वी के अंदर। ओके, हार्मफुल गैसेस है। ओके, ये तो था हमारा आउटडोर पॉल्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं। अब हम बात करें इंडोर पॉल्यूशन सोर्सेज के अंदर, तो इंडोर पॉल्यूशन सोर्सेज के अंदर जो हम घरों के अंदर जो है वो कोयले को जलाते हैं, ओके, या हम लकड़ियों को जलाते हैं, ईंधन को जलाते हैं, ये जो है कई प्रकार के हेल्थ डैमेजिंग पॉल्यूटेंट्स जो है वो सीक्रेट करते हैं या निकालते हैं। स्मोक के रूप में हाइड्रोकार्बन्स जो है इनके द्वारा निकाले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना ईंधन के दहन से जो है वो हार्मफुल गैसेस लाइक नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओके, एंड हाइड्रोकार्बन्स जो है इनके द्वारा रिलीज किए जाते हैं। कौन कौन सी इसके अंदर मेनली कौन कौन सी गैसेस इंक्लूड होती हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम CO कहते हैं, मीथेन इनके द्वारा रिलीज की जाती है, पार्टिकुलेट मैटर जिनको हम PM भी कहते हैं, वो मैटर जो होते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो जीवाश्म ईंधन या हम कहें कि जो हमारा कोल, वुड है, इनके जो है वो दहन से निकलते हैं। इसके अलावा पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो PAH कहलाते हैं, एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनके द्वारा ये सभी क्या है, ये सब एयर पॉल्यूटेंट्स है, हेल्थ डैमेजिंग पॉल्यूटेंट्स है, जो कि कोल और वुड के जो है वो इनसफिशिएंट इंसिनरेशन या हम कहें कि दहन के द्वारा निकलते हैं और हवा के
के साथ मिलकर ये वायु को प्रदूषित करते हैं। ओके, ये तो थी बात हमारे आउटडोर और इंडोर पॉल्यूशन सोर्सेज की। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के मुख्य कारण क्या है? यदि हम पृथ्वी पर देखें तो वायु प्रदूषण किन किन कारणों से सबसे ज्यादा जो है वो फैल रहा है हमारी पृथ्वी पर या हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर? सबसे जो मेन कारण है ये दैट इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो जीवाश्म ईंधन का जो हम दहन करते हैं उसके फलस्वरूप जो है लार्ज अमाउंट के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। ओके, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या दुष्प्रभाव हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर करती है? कल मैंने डिस्कस किया था, इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। ओके, उसका मेन कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो कल मैंने आपको समझाया था, यदि फॉसिल फ्यूल्स का जो है इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, पूर्णतः कंबशन नहीं हो रहा, तो एक और हार्मफुल गैस दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इनके द्वारा रिलीज करती है। इसके अलावा जो है इस प्रकार फॉसिल फ्यूल के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो है वो भी इनके द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन्स की यदि हम बात करें बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो है वो हम इंक्लूड कर सकते हैं लाइक एल्कीन, एसिटाइलिन, ओके, प्रोपीन, जाइलिन, टोल्यूलिन। ये कुछ मुख्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है वो की मुख्य वायु प्रदूषण का कार्य करते हैं। सेकेंड जो मुख्य कारण है वायु प्रदूषण का, वो आप लोग सब परिचित हो, दैट इज ऑटोमोबाइल्स। जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जितने भी ऑटो व्हीकल्स जो हम काम में लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार, जीप, ओके, ट्रक्स, ये सारे जो हमारे मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटर्स हैं, ये जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, आप लोग देखते हैं कि ये व्हीकल जो है वो पेट्रोल और डीजल का दहन इनके द्वारा किया जाता है। ओके, लेकिन क्या होता है जब इन पेट्रोलियम उत्पाद जो हमारे पेट्रोल और डीजल इनका इम्प्रॉपर जो है वो कंबशन होता है, तो इन इम्प्रॉपर कंबशन से क्या होता है? हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। ओके, देखिए पेट्रोलियम इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इंजन्स डोंट बर्न देम क्लीनली। हाइड्रोकार्बन्स इनके अंदर जो है वो पेट्रोलियम, जो हमारा पेट्रोल और डीजल है, इनके अंदर वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो अभी मैंने डिस्कस किए वो इनके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन्स जो है वो प्रॉपर्ली इनका दहन नहीं हो पाता, इम्प्रॉपर इनका कंबशन होता है, जिसकी वजह से जो है ये पेट्रोल और ईंधन के जो हमारा जो डीजल है, इनके दहन से भी वेरियस टाइप ऑफ हार्मफुल गैसेस इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एंड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इनके द्वारा जो है वो रिलीज किए जाते हैं। ओके, As a result, pollutants such as PM, particulate matter, nitric oxides, okay, nitrogen dioxides, carbon monoxide, इसके अलावा organic compounds and lead emit from vehicle causing a high level of pollution. Okay, ऑटोमोबाइल्स के बाद में बात आती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की। देखिए बच्चों, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, जो हमारे कृषि के साधन हैं, ओके, और एनिमल हस्बेंड्री हैं, ये भी कुछ सीमा के अंदर हमारे पृथ्वी पर वायु प्रदूषण फैलाना का कार्य करती हैं। ओके, यदि हम बात करें एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज की, तो उसके अंदर सबसे जो कॉमन प्रोडक्ट है इसका, दैट इज अमोनिया। And this ammonia is one of the most hazardous gases in the atmosphere. एटमॉस्फेयर की जो मोस्ट हजार्डस गैसेस है उनमें से एक गैस हमारी अमोनिया भी है, जो कि एक कॉमन बाय प्रोडक्ट है हमारी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज का। ओके, इसके अलावा जो हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर यूज करते हैं, ये इन फर्टिलाइजर्स का एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर अधिक मात्रा के अंदर यूज में लेना भी वायु प्रदूषण का एक कारण बनता जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के अंदर जो है वो हमारे नाइट्रस ऑक्साइड एंड
अंदर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स इस प्रकार के एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो कृषि की संबंधित जो गतिविधियां होती है इनके द्वारा जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो भी एयर के अंदर मिलाए जाते हैं। ये जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर बहुत हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि वायु के साथ मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं, और साथ के साथ ये जो केमिकल्स होते हैं वो सॉइल के साथ में बहकर जो हमारी वाटर बॉडीज है उनको भी पॉल्यूट करने का कार्य करते हैं। ओके, अब बात आती है वेस्ट इन लैंडफिल्स की। जैसे अभी हमने बात करा था, लैंडफिल्स कौन सा एरिया है जहाँ पे हम हमारा जो कूड़ा कचरा होता है, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिपॉजिट करते हैं या बरीड करते हैं। ओके, और जैसा अभी मैंने बताया इनको बरीड करने से या इनको डिपॉजिट करते हैं, जब एक जगह बहुत सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ से एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस मीथेन जो है वो रिलीज होती है। ओके, जैसे अभी मैंने बताया मीथेन क्या है, इट्स ए मेजर ग्रीन हाउस गैस एंड दिस इज वेरी हाईली फ्लेमेबल एंड वेरी हजार्डस गैस ये होती है। ओके, इसके अलावा वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण जो हमारी फैक्ट्रीज और जो इंडस्ट्रीज है इनसे निकलने वाले जो एग्जॉस्ट है उनके द्वारा भी जो है बहुत अधिक मात्रा के अंदर वायु प्रदूषण होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड केमिकल्स into the air, thereby depleting the quality of air। इन जो हमारी जो कल कारखाने हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, लाइक चमड़ा उद्योग हुआ, हमारा वस्त्र उद्योग हुआ, तो ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, ओके, ये जो वेरियस टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं बच्चों, इनसे क्या होता है अनेक प्रकार की हार्मफुल गैसेस जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में हम देख लेंगे, या सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, इसके अलावा वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्कीन, एसिटाइलिन, टोल्यूलिन, प्रोपीन, इनके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, और वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स जो है इनके द्वारा रिलीज किए जाते हैं जो कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट या सराउंडिंग एयर को जो है वो प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। ओके, एंड इसके अलावा वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण जो है हमारा माइनिंग प्रोसेस भी है, माइनिंग ऑपरेशंस भी है। आप लोग देखते हैं कि जो हमारी खदानें होती हैं जहाँ से हम जो है वो हमारे जो खनिज निकलते हैं, ओके, यहाँ पर यदि हम माइनिंग प्रोसेस की बात करें, वेरियन मिनरल्स बिलो द अर्थ आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग लार्ज इक्विपमेंट्स, जहाँ पे वेरियस प्रकार के लार्ज इक्विपमेंट्स जो है यूज करके हम जो है खनिजों को निकालते हैं, माइनिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है बच्चों माइनिंग का, उस टाइम पे क्या होता है वेरियस टाइप के डस्ट एंड वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं एयर के अंदर, जो कि मैसिव एयर पॉल्यूशन का कार्य करते हैं। ओके, देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो मार्बल की जो खदानें होती हैं जहाँ पे मार्बल निकाला जाता है और वहीं पर जो है पत्थरों की पिसाई की जाती है, तो ऐसे एरियाज के अंदर क्या होता है जो हमारे सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, वो एयर के अंदर जो है वो मिलके उसको प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा ऐसे एरियाज के अंदर जो है कई प्रकार के केमिकल्स निकलते हैं जो कि एयर को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम SPM भी कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर इज अनदर कॉज ऑफ पॉल्यूशन, जो कि हमारे अधिकतर जो माइनिंग उद्योग होते हैं उनके द्वारा रिलीज होता है। ओके, जो जहाँ पे जैसे मान लो भवन निर्माण हो रहा है, पत्थरों की पिसाई हो रही है, ऐसे एरियाज के अंदर, या रोड निर्माण जहाँ पर हो रहा है, ऐसे एरियाज के अंदर ये सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर जो है वो एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि रेफरिंग टू द पार्टिकल्स अफ्लोट इन द एयर, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं एक प्रकार के ये डस्ट पार्टिकल्स टाइप के होते हैं जो कि एयर के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, एंड ये बेसिकली डस्ट के द्वारा, ये कंबल्शंस के द्वारा जो है वो मिलते हैं। ओके, अब हम बात करें अगले एयर पॉल्यूशन के कारण की, तो दैट इज द यूज ऑफ केमिकल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। देखिए बच्चों,
जो हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो हम काम में लेते हैं, दिस कॉज इंडोर एयर पॉल्यूशन। इनके द्वारा क्या होता है, इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है। एंड दिस टाइप ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन इज 10 टाइम्स मोर हार्मफुल देन द आउटडोर एयर पॉल्यूशन। ओके, देखिए जो हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स यूज में लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो घरों के अंदर पेंट कराते हैं, ओके, या हम जो क्लीनर्स जो हम काम में लेते हैं, या हमारे जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जो हम परफ्यूम काम में लेते हैं, डिओड्रेंट काम में लेते हैं, तो ये जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम घर में बहुतायत से काम में लेते हैं, इनके अंदर क्या मिलते हैं, इनके अंदर हमारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम VOCs कहते हैं, ये वाष्पशील कार्बनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, वो इन पेंट्स क्लीनर्स जो हम काम में लेते हैं उनमें, परफ्यूम्स डिओड्रेंट्स, इनके अंदर बहुतायत मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। ओके, और ये जो हमारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये हमारे जो घरों की जो एयर है, हमारे जो सराउंडिंग एयर है उसको प्रदूषित कर देते हैं। और इस प्रकार ये प्रदूषित एयर जो है हमारे जो हम घरों के अंदर जो रहते हैं उनको ह्यूमन बींग्स के को अस्थमा और अन्य जो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके उनसे ग्रसित होने का मुख्य कारण बनते हैं। ओके, क्योंकि ये जो हमारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमारे सराउंडिंग एयर्स को पॉल्यूट कर देते हैं। ओके, देखिए ये तो बात थी कुछ एंथ्रोपोजेनिक कारणों की, जो कि मानव के द्वारा जो है किस प्रकार से एयर को प्रदूषित किया जा रहा है, एयर पोल्यूशन फैलाया जा रहा है। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक के साथ साथ कुछ नेचुरल इवेंट्स भी होते हैं बच्चों, जिनके द्वारा हमारे वातावरण के अंदर वायु प्रदूषण होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें वॉल्केनोज की, जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, इनके द्वारा भी जो है कई हार्मफुल गैसेस जो है वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान निकलती हैं। इसके अलावा जंगलों में जो आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर्स जो होते हैं, जंगलों में आग लगने के दौरान भी कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसेस जो है रिलीज होती है। इसके अलावा जो सैंडी एरियाज होते हैं वहाँ पर जो डस्ट स्टॉर्म्स, धूल भरी आंधियां जो उड़ती हैं, ये भी वायु प्रदूषण का कारण बनती है, क्योंकि इस प्रकार की आंधियों से क्या होता है, जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है एयर के अंदर वो ज़्यादा मात्रा के अंदर हो जाते हैं और ये मुख्य एयर प्रदूषण का कार्य करते हैं, जहाँ से उस एरिया के अंदर रहने वाले जो मनुष्य हैं उनको लंग्स और जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये कुछ मेन कॉजेज थे हमारे एयर पोल्यूशन के, जिनके द्वारा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर एयर का प्रदूषण होता है। ओके, एयर पॉल्यूट होती है। अब एयर पॉल्यूशन के मेन इफेक्ट्स क्या है, किस प्रकार से ये हमारे सामान्य जनजीवन या हमारी वाइल्ड लाइफ या हमारा जो वनस्पति है उनको किस प्रकार से प्रभावित करती है, वो हम देख लेते हैं। देखिए, यदि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मेन प्रॉब्लम बनाती है ये हमारी रेस्पिरेटरी और हार्ट से संबंधित। ओके, द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन आर अलार्मिंग, मतलब हमारा जो एयर पॉल्यूशन का जो इफेक्ट है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा हमें एक प्रकार से सचेत करने वाला है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के वायु प्रदूषण से मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां, फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें अस्थमा की, ब्रोंकाइटिस की, और हम बात करें एम्फीसेमा की, रेस्पिरेटरी एलर्जीज इसके द्वारा हो रही है। इसके अलावा वेरियस टाइप ऑफ लंग्स एंड हार्ट डिजीजेज जो है एयर पॉल्यूशन के द्वारा धीरे धीरे मनुष्यों के अंदर फैल रही है। ओके, several respiratory and heart conditions like asthma, chronic bronchitis, emphysema, heart attack and stroke, along with cancer and among other threats to the body, इस प्रकार की अनेक बीमारियां जो हैं वायु प्रदूषण के द्वारा मनुष्य के अंदर देखी जा रही है। इसके अलावा देखिए, ह्यूमन बींग्स में जो है वो एडल्ट्स के साथ साथ में चाइल्ड्स की हेल्थ को भी वायु प्रदूषण इफेक्ट कर रहा है। किस रूप के अंदर? देखिए, हाई एयर पोल्यूशन के अंदर यदि प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर कोई जो है वो फीमेल एक्सपोज हो रही है तो मिसकैरेज की संभावनाएं जो है वो बढ़ रही है। ओके,
महिलाओं के अंदर मिसकैरेज की संभावनाएं बढ़ रही हैं और इसके अलावा मिसकैरेज के साथ साथ प्री मैच्योर बर्थ हो रहे हैं। ओके, एंड प्री मैच्योर बर्थ होने के साथ साथ जो है जो जन्म ले रहा है बच्चा, उसके अंदर अनेक प्रकार की डिजीजेस लाइक ऑटिज्म, अस्थमा, ओके, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स इन यंग चिल्ड्रंस देखने को मिल रहे हैं। वायु प्रदूषण का एक मुख्य जो प्रभाव देखने को मिल रहा है दैट इज द अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट इन चाइल्ड्स के अंदर यदि देखें तो उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो डैमेज हो रहा है। एंड इसके अलावा मिलियन चिल्ड्रंस जो है वो बिलो 5 इयर्स के वो न्यूमोनिया से जो है वो ग्रसित हो रहे हैं या मर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। ओके, and children are at a greater risk of short-term respiratory infections and pulmonary diseases in area exposed to air pollutants. Okay, air pollutants के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे रहने वाले जो चिल्ड्रंस हैं उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड पल्मोनरी डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ रही है। ओके, तो एक प्रकार से ये अलार्मिंग सिचुएशन है इस टाइम पे। एंड यदि हम एक ग्लोबल सिनेरियो के रूप में देखें तो आप लोग सब परिचित हो जितने प्रकार की वायु प्रदूषक हमने जो स्टडी करे हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, मीथेन, ये सब क्या कर रहे हैं, ये हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको राइज करने का कार्य कर रहे हैं, जिसको हम एक ग्लोबल लेवल पे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, आप लोग सब परिचित होंगे इससे। विद इंक्रीज टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड एंड इंक्रीज इन सी लेवल एंड मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम कोल्डर रीजन एंड आइसबर्ग, displacement and loss of habitat have already signaled an impending disaster if actions for preservation and normalizations are not undertaken soon. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट से, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था मीथेन, इसके अंदर जो ग्रीन हाउस, एक मेजर ग्रीन हाउस गैसेस दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एक प्रकार की एंथ्रोपोजेनिक एयर पोल्यूटेंट है, जो मुख्यतः हम जो है वो एयर कंडीशंस के अंदर एरोजोल प्रोपेलेंट्स के रूप में एंड फोम प्लास्टिक जो प्रोडक्शंस होता है उसके अंदर ये यूज की जाती है और ये बहुत ही हार्मफुल एक प्रकार का जो है सब्सटेंस होता है। ओके, गैस होती है। देखिए, CFC क्या है? CFC एक प्रकार की जो है वो अक्रियाशील और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है कंपोनेंट है। तो इसकी वजह से ये हमारे जो अर्थ का स्ट्रेटोस्फीयर है वहां तक पहुंच जाती है। और स्ट्रेटोस्फीयर में आप लोगों को पता क्या है? ओजोन लेयर। ओके, ओजोन लेयर जो है वो आप लोगों को जैसे कल मैंने डिस्कस किया था, हमारी जो सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं जो हार्मफुल होती है हमारे जो है वो बायोटा के लिए, उससे हमें बचाने का कार्य करती है। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर में CFC क्या कार्य करती है बच्चों? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जब CFC पहुंचती है तो सनलाइट की उपस्थिति के अंदर क्या होता है, ये क्लोरीन रिलीज करती है। और ये क्लोरीन क्या करती है, ओजोन जो लेयर है उसको थिन करने का कार्य धीरे धीरे कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस कम हो रही है। और ये थिकनेस जो कम हो रही है वो हमारे पृथ्वी पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पहुंचने के लिए उत्तरदायी है। तो एक तो ये हमारे ओजोन लेयर डिप्लेशन का कार्य कर रही है CFC, दूसरी तरफ जो है ग्रीन हाउस गैसेस के साथ मिलकर हमारा भूमि का तापमान भी बढ़ा रही है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हमने पढ़ा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये मुख्य हमारी जो है वो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं जो क्या कार्य करती है, ये सब कंबाइंड रूप में इकट्ठा होके हमारी जो अर्थ से जो रिफ्लेक्ट होती है वेवलेंथ वाली रेडिएशंस, हाई वेवलेंथ वाली रेडिएशंस, उनको एब्जॉर्ब करने का कार्य कर रही हैं। देखिए, अब ये हाई वेवलेंथ वाली रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हो रही हैं, एब्जॉर्ब
एब्जॉर्बेशन की वजह से क्या हो रहा है, ये रेडिएशन वापस हमारे स्पेस के अंदर परावर्तित रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यही टेम्परेचर जो हमारा बढ़ रहा है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ओके, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे पोलर रीजन है बच्चों, वहाँ की जो बर्फ है वो मेल्ट हो रही है, जो हमारी ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। इनकी मेल्टिंग की वजह से जो नियर बाय जो सी लेवल्स है वो हाई, उनका लेवल जो है वो बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उन पर्टिकुलर रीजन्स पे रहने वाले जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको हैबिटेट का लॉस हो रहा है। ओके, तो यदि हमने बहुत जल्दी इसके खिलाफ या हम इसको रोकने के अंदर यदि सक्षम नहीं हुए तो एक बहुत विपरीत परिस्थिति का हो सकता है हमें सामना करना पड़े। ओके, एयर पॉल्यूशन का अन्य जो इफेक्ट है एसिड रेन के रूप में हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। वाइल्ड लाइफ की यदि हम बात करें तो देखिए ह्यूमंस का, अभी मैंने बताया कई प्रकार के रेस्पिरेटरी, लंग से संबंधित, हार्ट से संबंधित डिजीजेज जो है एयर पॉल्यूशन के थ्रू हो रही हैं। लेकिन ना केवल ह्यूमंस बल्कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ, जो हमारे एनिमल्स हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। ओके, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जो है वो ऐसे एरियाज के अंदर जो है वो मूव कर रही हैं, अपना उनका हैबिटेट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एयर पॉल्यूशन। ओके, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। अब दैट इज द इम्प्रेसिव सॉल्यूशंस ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो इतने अधिक मात्रा के अंदर या इतनी अधिक संख्या के अंदर अपना प्रभाव, दुष्प्रभाव जो है वो हमारी वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन बीइंग्स या हम कहें कि हमारे नेचर के अंदर दिखा रहा है, तो इसको हमें रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या हम एयर पॉल्यूशन को कौन कौन सी इम्प्रेसिव सॉल्यूशंस के द्वारा रोक सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना पड़ेगा। ओके, जो हम अभी हमने पढ़ा था बेसिक कॉज क्या है इसका, ऑटोमोबाइल्स। ओके, तो यदि हम व्हीकल्स का कम से कम यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, फॉर एग्जांपल हम जैसे वर्किंग है तो कार पूलिंग करें, तो ऐसे के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो पेट्रोल और डीजल है इसके कंबशंस को रोकेंगे। कंबशंस रोकेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, एयर पॉल्यूशन कम होगा। और बेटर हाउस होल्ड प्रैक्टिसेस करें हम जो है हमारे घरों को, हमारे बिल्डिंग्स को हीट करने के लिए ईंधन का इस्तेमाल ना करें। ओके, ये कर सकते हैं हम। और वुड की जगह हम जो है गैस स्टोव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, गार्बेज को जो है ओपन एरियाज में जलाने की बजाय हम उनको जो है वो उनका रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ओके, एनर्जी को कंजर्व करना पड़ेगा हमें। देखिए, लार्ज नंबर जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में ही काम आती है। तो यदि हम हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनको स्विच ऑफ जो है ज़रूरत होने पर ही उसे स्विच ऑन करें, और जब ज़रूरत ना हो तब उन्हें हम स्विच ऑफ करके रखें, तो हम हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी को बचाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी यदि बचेगी तो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका दहन भी बचेगा, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल में आएगा। ओके, एंड रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल कॉन्सेप्ट को यदि बच्चों अपन अपनाएंगे तो हमारा एयर पॉल्यूशन हम कुछ हद तक जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एम्फेसिस ऑन क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए, यूज ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज लाइक सोलर प्लांट्स, विंड प्लांट्स एंड जियोथर्मल प्लांट्स इज ऑन द राइज दीज डेज। इन दिनों आप लोग देख रहे हैं अवेयरनेस बढ़ रही है, जिसकी वजह से सोलर पैनल हमें देखने को मिलते हैं, विंड प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, या जो है वो जियोथर्मल प्लांट्स जो है वो कई जगहों पे लगाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज हैव बीन प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू कंज्यूमर्स who are interested in installing solar panels for their homes. Okay, undoubtedly this can go a long way to curb air pollution.
ओके, तो हम इस प्रकार के जो हमारे क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन द लास्ट एंड द बेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग द इल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज ट्री प्लांटेशन। Okay, plants and trees reduce the large number of pollutants in the air. Ideally, planting trees in areas of high pollution level will be extremely effective. सबसे जो हमारा बेस्ट वे है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, ये रिड्यूस करने का, तो अधिक से अधिक संख्या के अंदर हम वृक्षारोपण करें, जिसकी वजह से हमारी एयर जो है वो क्लीन रहेगी और एयर पोल्यूशन कंट्रोल में रहेगा।